अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाक। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। आप पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत से मामलात चल रहे हैं। एक तो आज इमरान खान ने किसी से मुलाकात से इनकार कर दिया है, वो कौन है उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, पीटीआई जो सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करी, कुछ बड़े नामों ने ज्वाइन नहीं किया, उसकी क्या वजूहात, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर एक दफा इस मुल्क के अंदर मजहब कार्ड को लेके इंतशार फैलाने और किसी की जान को खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़हीर, आज खबरों में आया है कि जी इमरान खान साहब ने असद कैसर से मिलने से इनकार कर दिया है। वैसे तो अब सुना है कि 2 दिन मुख्तस कर दिए गए हैं उनसे मुलाकात के लिए, एक मंगल का दिन और एक जुमेरात का दिन। और आज यूँ कह रहे थे कि जी अदालत ने हमें मिलने की इजाज़त दे दी है, लेकिन हमें जेल वाले नहीं मिलने दिए जा रहे। तो ये असद कैसर वाला क्या मामला हुआ है? क्यों नहीं मिलना चाह रहे उनसे? अच्छा, ये कल असद कैसर साहब मिलने गए थे और कल जो भी था उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी और आज का बकायदा कहा गया था। तो पहले सुबह यही खबर आई, लेकिन उन्होंने बाहर जाके मीडिया टॉक वगैरह की कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। तो बाद में पता चला कि वो इंतज़ामिया की तरफ से था। अब जिस वक़्त हम ये बात कर रहे हैं, तो इससे सिर्फ 2 मिनट पहले ये खबर आई है कि उनको इजाज़त दे दी गई है इंतज़ामिया ने या इंसदादे दहशतगर्दी जो भी अंदर वो था। अभी मैंने क्योंकि थोड़ी देर पहले ट्विटर पे जाके देखा था, तो उनको मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। इमरान खान साहब की तरफ से इश्यू नहीं था, लेकिन लग ऐसे रहा था जिस तरह इमरान खान साहब नहीं मिलना चाह रहे। लेकिन वो अब जब हम ये बात कर रहे हैं और जितनी देर में वीडियो अपलोड होगी, तो उसका वो जो भी है सामने आ जाएगा कि उनकी मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, तो उसके ऊपर फिर हम बाद में बात भी कर लेंगे। अच्छा, अलीमा खान तो मिल के आई हैं क्योंकि वो निकली हैं, मीडिया के साथ टॉक हुई, एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल करने की कोशिश की कि जी इमरान खान साहब जो हैं, वो पहले तो अमेरिका की एब्सोल्यूटली नॉट कहते थे, अब उसी अमेरिका से मदद माँग रहे हैं। तो अलीमा खान ने उसको कहा कि आप स्टूपिड हैं, आप अहमक हैं, आप जाहिल हैं, आप किस किस्म के सवाल कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में सवाल में तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसकी वज़ह से बेचारे सहाफ़ी को इतनी बातें सुना दी गई, अहमक, जाहिल, स्टूपिड। कल बिलावल भुट्टो से भी किसी ने सवाल किया था कि आप पीटीआई का मैंडेट तस्लीम करें, तो उन्होंने बड़ा उस पे लॉजिकल जवाब दिया था। तो क्या अलीमा खान को एक लॉजिकली जवाब नहीं देना चाहिए था, बजाए इसके कि आप उस सहाफ़ी बेचारे के को गालियाँ देना शुरू कर दें? हाँ, ये 2 टेस्ट केस हैं। देखें, बिलावल भुट्टो साहब ने पिछले 2 दिन में मेरे ख़्याल में बड़ा लॉजिकल बात की है, एक मतीउल्लाह जान के आगे, और मतीउल्लाह जान जैसे एग्रेसिव सहाफ़ी को भी उन्होंने बड़े तरीके से टैकल किया, आपके सामने है जिस तरीके से, और फिर वो जो आप दूसरा बता रही हैं, उसमें भी। तो मेरे ख़्याल में ज़ाहिर है अलीमा खान सियासतदान तो नहीं है, बिलावल भुट्टो सियासतदान है, दोनों का कंपैरिज़न बनता तो नहीं है। लेकिन बहरहाल एक अगर कोई सवाल कर रहा है, तो उस सवाल का लॉजिकल जवाब जो है वो देना ज़रूरी है, बजाए इसके कि एक सहाफ़ी को आगे आगे से लताड़ना शुरू कर दें। तो मेरे ख़्याल में ये ठीक नहीं है, ना उसको बेहतर दे तरीके से। जवाब जवाब ना दें उसको कि मुझे नहीं पता या नो कमेंट्स, ये आपका हक है, आपका हक है हाँ, कि आप सबसे जवाब ना आसान, दें। हाँ, इसमें सबसे बजाए इसके आसान कि आप रास्ता यही होता है कि फिर आपको जब कोई फिर चीज़ आप क्लियर ना हो, तो हाँ। उसमें नो कमेंट कह दिया जाए, वो सबसे बेहतर है। और दूसरा, आपने कहा कि अलीमा खान मिली हैं। अलीमा खान जो है वो फैमिली का हिस्सा है, और आपको पता है कि फैमिली का हिस्सा जो है मुसलसल हर वीक में उनको कोई एक्स्ट्रा, सिर्फ़ उनका दिन मुकर्रर है, तो वो उनको कोई एक्स्ट्रा वो लेने की इजाज़त नहीं होती। अब जिस तरह असद कैसर अगरचे इनकी अपनी पार्टी के हैं, 1-2 मिसालें ऐसी हैं, पहले भी 1 दिन 2 दफ़ा इनके मेन लीडर गए थे, एक दफ़ा गौहर के साथ भी ऐसा हुआ था, और मुझे याद पड़ता है शायद लतीफ़ खोसा के साथ भी हुआ था कि उनको नहीं मिलने दिया गया था। तो असद कैसर भी पहली दफ़ा अब जबकि मिलने के लिए गए हैं उन्हें, तो ज़ाहिर है उनका भी प्रोसेस होगा, जो भी होगा। तो अलीमा खान क्योंकि रेगुलर मिल रही हैं, ये वकला उनके जो रेगुलर मिलते हैं, उनको कोई इस तरह की उस तरह की कंप्लेन सामने नहीं आई कि उनको मिलने नहीं दिया गया। असद कैसर साहब का क्या इश्यू है, ये ज़ाहिर है, लेकिन बाद में खैर इजाज़त मिल गई है। अच्छा, एक ज़हीर कल बड़ा और हमारी सियासत में इंटरेस्टिंग वाक़या हो गया कि मौलाना की पार्टी से गफूर हैदरी साहब ने इसहाक डार से राब्ता किया बलूचिस्तान की हुकूमत को लेके। तो इसहाक डार साहब ने कह दिया कि बहुत देर कर दी मेहरबां आते-आते, यानी कि अब बलूचिस्तान हुकूमत में भी मौलाना का चांस नहीं रहा है। शायद इसी वज़ह से फ्रस्ट्रेट होके उनकी एक वीडियो है, उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, वो आई है। लेकिन ये मौलाना की तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी कि उनको तो बलूचिस्तान हुकूमत से भी जवाब दे दिया उन्होंने। अच्छा, वैसे मैं समझता हूँ कि इसहाक डार बहुत समझदार आदमी है, और मौलाना साहब की अगरचे पार्लियामेंट के अंदर कोई उस तरह की अहमियत नहीं है, ना ही बलूचिस्तान में। ज़ाहिर है, जब ये एक चीज़ है कि 2 पार्टियाँ जब मिल गई हैं, कल किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी, शायद मेरे किसी कोलीग ने की थी, कि एमक्यूएम के जब सीटें कम थी, वज़न ज़्यादा था, क्योंकि उनका रोल बड़ा अहम था।
अब जबकि सीटें ज्यादा हैं, उनका वजन कम है। वजन क्यों कम है? क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास ऐसा नंबर है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसी तरह मौलाना साहब का भी नंबर उस तरह का नहीं है बलूचिस्तान में भी कि उनकी जरूरत पड़े। लेकिन मैं सागदार साहब का कह रहा हूँ, बड़े समझदार और सेंसिबल आदमी समझे जाते हैं सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से। वो वजीर खजाना कैसे थे वो अलग स्टोरी है, लेकिन सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा उनके हौक उसमें नहीं आते, बड़े समझदार और रिकॉन्सिलेशन और जहां पे मुफाहमत चल रही होती है। तो मेरे ख्याल में गफूर हदीस साहब को चिट्टा जवाब देने की बजाय उन्हें उनको एंगेज करना चाहिए था। ये मैं इनके फायदे की बात कर रहा हूँ। कल कला अगर स्ट्रीट गर्म करने के हवाले से बात आ गई, जहां पे जमात इस्लामी पहले तैयार बैठी हुई है, जहां पे इमरान खान साहब का कोई पता नहीं वो आगे सड़कों पे निकल आते हैं, तो वहां पे मौलाना फजल रहमान साहब, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि इमरान खान साहब को भी अगर किसी से खदशा या खतरा महसूस होता था, वो मौलाना साहब थे। तो मौलाना साहब को इनको एंगेज करना चाहिए था। कल कला अगर वो भी इसी फ्रस्ट्रेशन में बाहर निकल के ऐलान कर देते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए मजीद चैलेंजेस उसका सामना करना पड़ेगा। हाँ, मेरे ख्याल में लेकिन शायद मौलाना साहब ने देर बहुत कर दी है। पहले वो कह रहे हैं ऑपोजिशन में बैठे हैं, कह भी रहे हैं ऑपोजिशन में, और जिस वक्त इनको जरूरत थी और वो बलूचिस्तान में उनको पीपल्स पार्टी को हुकूमत भी देनी पड़ी उनको। अगर मौलाना उनके साथ होते तो शायद ही अपनी हुकूमत भी बना लेते और उनको वहां पे वजारतें या स्पीकरशिप कुछ मिल जाती। बहुत देर से वो इस प्रोसेस के अंदर आए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सुना ये जा रहा है कि सागदार शायद वजीर खजाना नहीं आ रहे हैं। वजीर खजाना शायद डॉक्टर शमशाद अख्तर को कंटिन्यू करवाया जाएगा या किसी और को लेके आया जाएगा। सुनने में ये आ रहा है कि सागदार जो है वो नहीं आ रहे हैं वजीर खजाना। ये बात ठीक है। देखिए, पहली दफा जब हुकूमत बनी थी, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो थे वो टोटली डिपेंडेंट थे दूसरों के फैसले करने के हवाले से। तो जाहिर है उस वक्त साहब नवाज शरीफ साहब का आज के और उस वक्त के मुकाबले बकायदा इजाजत लेने के सारा कुछ हुआ। अब आपको भी पता है कि इसहाक डार जो है वो नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज शरीफ साहब के कैंप में समझे जाते हैं। और जिस वक्त बनाया गया था, तो सुनने में आता है कि उस वक्त अनकंफर्टेबल रहते थे शहबाज शरीफ साहब। इनका अपना कैंप है जाहिर है पूरा। तो मुझे भी इस चीज के हवाले से यही है कि दो वजारतें जो है वो मुझे थोड़ी सी खतरे में लग रही हैं। एक तो है मरियम औरंगजेब साहबा की वो वाली वजारत जो कि वो चाह रही है। उसकी वजह ये आपके सामने है कि मीडिया के अंदर जो कुछ हुआ है, और फिर खासतौर पे उनके मेन ग्रुप के साथ जो कुछ हुआ। हालांकि लेकिन जहीर, एक मिनट, मरियम औरंगजेब जो है उसको शायद मरियम नवाज पंजाब में रखना चाह रही हैं। और उसके अलावा मरियम औरंगजेब के बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि वो इन्वायरमेंट की मिनिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्टेड है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर वो इंटरेस्टेड होती भी वजीर इत्तलात में, क्योंकि उनके खिलाफ इस वक्त जो है कैंपेन बहुत मीडिया चल रही है। जिसको एंगेज करना है, वो इतना ज्यादा हो चुका है कि उनके लिए कंटिन्यू करना मुश्किल। अगेन मैं इसाकडार साहब की तरफ आता हूँ, क्योंकि अच्छा इसाकडार साहब फिर पहले बन गए, फिर उस वक्त उनके बाद आगे यानी कि मफ्ता के बाद बने। उस टाइम भी पहली चॉइस थी, खैर वो बाहर थे, आए नहीं थे, पर वापस आ गए थे, तो फिर बनाया दिया गया था। लेकिन उनका एंड रिजल्ट क्या हुआ? कहा यही जाता है कि जो IMF डील फाइनल हुई थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब को खुद जाके तोगदो करनी पड़ी थी। उसमें इतना ज्यादा कोई क्रेडिट नहीं था इसहाक साहब का। तो मेरा ख्याल है, और दूसरा इसाकदार ये ने है कि बहुत देर कर दी थी, उसमें बहुत देर हाँ, कर दी थी, देर वो भी कर बहुत दी थी। पहले और हो दूसरा जाने ये है चाहिए थे। कि किसी भी जो हल्के हैं, जो फैसले करते हैं बड़ी बड़ी वजारतों के, उसके अंदर भी कोई इतनी ज्यादा पजीराई नहीं है इसहाक साहब की। हाँ, तो इस वजह से उनका शायद कुछ मुश्किल आ रहा है। अच्छा, पीटीआई के दो बड़े नाम हैं जी, गौहर खान और उमर अयूब। इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद जो है उसको ज्वाइन नहीं किया है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। अभी तक शायद उसमें 85 के 86 लोग जो हैं कौमी असेंबली से शामिल हो चुके हुए हैं। ये दो नाम नहीं शामिल है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि 3 मार्च को ये अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं। तो अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए तो जाहिर है ये पार्टी इलेक्शन में नहीं हो सकते। एक ने चेयरमैन बनना है, एक ने जनरल सेक्रेटरी बनना है। तो यानी कि 2-3 लोगों के जरिए ये पीटीआई को भी पार्लियामेंट में रखना चाह रहे हैं, और उसके बाद ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज्वाइन करके रिजर्व सीट्स जो है वो उसको लेना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे ही मामला हैं क्या? बिल्कुल सही कहा है आपने। पहले 82 था, फिर 85 तक का नंबर आया है, लेकिन ये दो हैं। आपको पता है कि 3 मार्च को इलेक्शन है गालबन। अभी वो मैं किसी की ट्वीट भी देख रहा था, वो 15 दिन के अंदर करवाना है। 3 मार्च का शायद उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन 15 दिन का तो खैर कंफर्म है कि 15 दिन के अंदर करवा देंगे। वो तो 3 मार्च के ही सुनने में आ रहा है। तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि उसमें फिर कानूनी नुक्ता आ जाना था। इनकी अपनी हैसियत खत्म हो जानी थी पीटीआई के अंदर से। पहले से आपको पता है कि सारे अकबर एस बाबर और दूसरे जितने भी हैं वो सारे मामला को लेके, तो ये तो सामने की बात है बिल्कुल, कि अगर ये अपने आप को उसमें जाके शामिल कर देते तो इनकी हैसियत फिर पीटीआई के मेंबर के तौर पे नहीं रहनी थी। तो ओहदा फिर कहां से मिलना था उनको? तो यकीनन फिर क्योंकि बड़े ओहदों के लिए ये दोनों हैं इस वक्त, तो यही फैसला किया गया कि ये जाके ज्वाइन नहीं करेंगे। आगे जाके देखते हैं कि इंटर पार्टी इलेक्शन होने के बाद पीटीआई की आगे तकदीर क्या है पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन अभी तक जो सामने की सूरत हाल है वो यही है।
अच्छा ज़हीर, एक और टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहूंगी, और जाहिर है एक मुसलमान के तौर पे, एक पाकिस्तानी के तौर पे आप भी बात करना चाहेंगे कि क्यों इस पाकिस्तान के अंदर हर बंदे को अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुसर्रत हलाली साहबा के साथ एक फैसला दिया, वो फैसला आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, मुकम्मल तौर पे कानूनी फैसला, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं जिसको लेके एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। हमारे कुछ सहाफी भी इसमें इन्वॉल्व हुए, उनमें एक का नाम है इमरान रियाज खान, उनको आज एफआईए की तरफ से तलबी भी हो गई और उनको 23 फरवरी को बुलाया जा रहा है। जब वो आएंगे तो हम लोग अलम उठा लेंगे इजहारी आजादी राय का, क्या आजादी इजहारी राय जहां तक आते कि आप किसी की जान के दुश्मन हैं। हम आप और हमने इसी मुल्क के अंदर सलमान तासीर का कत्ल होते हुए देखा है, इसी मामले के ऊपर हमने एहसन इकबाल को गोली लगते देखी हुई इसी तरह के मामले के ऊपर। तो क्या और आज काजी फायद ईसा को अदालत के अंदर वो एक बात करके ये साबित करना पड़ा कि जी मैं मुसलमान हूँ, मैं खत्म नबूवत पे यकीन रखता हूँ। तो क्या आजादी इजहार राय में ये आता है? फिर तो जो स्वीडन और डेनमार्क के अंदर हुआ था नाउजुबिल्लाह, जो उन्होंने कुरान पाक जलाए थे, तो क्या वो भी आजादी इजहार राय की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे जज्बात बड़े हर्ट हुए थे। तो आजादी इजहार राय के अंदर ये तो नहीं हो जाएगा कि आप किसी की जान के दुश्मन हो जाए, फैसला मुकम्मल तौर पर कानूनी। और मुझे यकीन है कि 90% पाकिस्तानियों ने वो फैसला पढ़ा ही नहीं होगा, मौलाना साहब भी, इवन मौलाना फजल रहमान भी कल इतने इसके ऊपर बयान दिया और सब ने उनको तनकीद की। वो तमाम लोग जो माजी में उनकी तारीफ करते, कल उन्होंने तनकीद की कि ये फ्रस्ट्रेट हो गए अपने इलेक्शन की ये निकाल रहे हैं। क्या होने जा रहा है इस मुल्क के अंदर? क्या हम इसी तरह यही इंतहा पसंदी देखते रहेंगे, लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालते रहेंगे? काजी फायद ईसा के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, चले पीटीआई के लोग तो हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं और से भी चल रही है, किसी और को भी काजी के फैसले शायद पसंद नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से इतनी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है। अच्छा शनीला, इसमें 3-4 चीजें बहुत अहम है इसमें ना। एक तो इस फैसले के हवाले से है, दूसरा मजहब कार्ड के हवाले से है, तीसरा इज़हार राय के हवाले से। और मेरी क्योंकि फरीद पराचा साहब ने भी इसके ऊपर राय दी थी, तो मेरी फरीद पराचा साहब से अभी कोई 10 मिनट की बात हुई है, बड़ी लंबी, बड़ी मतलब इसमें बड़ी डिटेल से मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो यह है कि अगर काजी फाइसा साहब का ये फैसला जो आया 6 फरवरी को आया, इलेक्शन से 2 दिन पहले, तो उस टाइम तो खैर ये नोटिस चला गया, लेकिन बाद में फिर इसके ऊपर आया। हमारे मुल्क के अंदर मजहब कार्ड के हवाले से ये संजीदा नोयत का मामला है, लाजमी इस्तेमाल होता है और नुकसान भी होता है। अपनी मर्जी से किसी के फिरके को टारगेट, किसी बंदे को टारगेट करना हो जाती तौर पे, मैं फिरके की बात नहीं कर रहा हूँ, जाती तौर पे टारगेट करना हो, तो उसके ऊपर मजहब का सबसे आसान काम जो है ना, वो मजहब का कार्ड काम लगाना है है। मजहब, इससे एक ज्यादा आसान मजहब का और कोई काम नहीं गद्दारी का भी। है। एक चीज, अच्छा दूसरी चीज ये ज़ाहिर राय में और इस फैसले में आप देखें ना, एक चीज बड़ी अहम है। काजी फाइसा साहब ने फैसला सुनाया है कि इसको आर्टिकल 20 के तहत अपनी आजादी हासिल है, ठीक है। एक कादियानियत के हवाले से या उस फिरके के हवाले से आप कह रहे हैं कि इसको अपनी आजादी हासिल है। इसके ऊपर मैं बड़ी बाद में बात करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो फैसला आपने दिया है उसके ऊपर आप अपनी राय नहीं दे सकते। देखिए, राय देना एक बात है, उसको मजहब कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करके किसी के खिलाफ मार देने की, जिस तरह वो एक बंदा यहाँ से गिरफ्तार भी हुआ है आज, वासे के समथिंग जो भी नाम है, वो थ्रेट करना दूसरी बात है। अब ये दो मुख्तलिफ चीजें, यानी एक ही चीज के अंदर दो चीजें आ गई हैं। एक जगह आप इजाजत दे रहे हैं कि आप जो मर्जी करें, आपको इजाजत है आर्टिकल 20 के तहत। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इज़हार राय की आजादी जो है वो नहीं होनी चाहिए, या फैसले की आजादी नहीं होनी चाहिए। मैं इमरान रियाज की मिसाल देता हूँ, मैं उनसे कभी एग्री नहीं करता, जाहिर है उनसे खिलाफ हो सकता है, होता है, लेकिन जो मैंने उनका व्लॉग देखा है, मैं ट्वीट की बात नहीं कर रहा, मैं व्लॉग की बात कर लेता हूँ। उन्होंने कहा जी एक मुतनाज़ा फैसला है। अब मुतनाज़ा फैसला कौन सा होता है? जिसके ऊपर लोग हर कोई अपनी अपनी राय देना शुरू करते हैं। मौलाना गफूर हैदरी ने अपनी दे दी, फलाने ने, ओरिया मकबूल ने अपनी दे दी, दूसरे, ये हो गया मुतनाज़ा फैसला। अब उसके अंदर उन्होंने सिर्फ खबरें पढ़ के सुनाई है, अपनी राय नहीं दी। शुरू उन्होंने यहाँ से किया है कि मुतनाज़ा फैसला है, राय नहीं दी उन्होंने, कोई राय नहीं दी कि काजी साहब ने ये कर दिया वो कर दिया। ये एक बात है। अच्छा, इसके ऊपर असल जो हुआ क्या, ये सारे कह रहे हैं कि 3 रुकनी बेंच है, जिसने आपने बता भी दिया 2 रुकनी बेंच था। देखने में जो फैसला है शनीला, उसकी बड़ी अहम चीज ये है कि देखने में जो चीजें बताई जा रही हैं फैसले में, वो बिल्कुल उसी तरह ही होनी चाहिए। लेकिन फरीद राजा साहब ने मुझे दूसरी तस्वीर बताई है। देखने में क्या है, लोग समझ रहे हैं पत्नी काजी साहब ने क्या कर दिया, ये कर दिया, पत्नी ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। अच्छा, अब फैसला क्या है कि एक मुकदमा होता है, वो 2019 का मुकदमा था, 2022 में जाकर रजिस्टर्ड होता है, और 2022 में जब वो फैसला सुनाया जाता है, तो उसके मुताबिक उन्हें पता चलता है कि 13 महीने सजा काट चुका है, इसकी सजा 6 महीने थी। ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है कि एक बंदा पहले से सजा काट चुका। दूसरा,
2019 में ये वाला कानून नहीं आया था, पंजाब कुरान एक्ट वाला, जो कि 2022 में जाके आया है, ठीक है। अब वो वाकया कब हुआ? 2019 में हुआ है, तो उसके ऊपर लागू नजर वो आता है कि नहीं होता। लागू ऐसी चीज नहीं हो सकती, लागू नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैं एंड में एक बड़ी अहम चीज भी आपको बताऊंगा, लागू नहीं हो सकता इसके ऊपर, क्योंकि वो अमल जो हुआ है वो 2019 में हुआ है, अब वो 2022 आ गई, तो ये सारा कुछ हुआ। अब ये तो नजर आ रहा है कि इसके अंदर कोई फैसले के अंदर ऐसी चीज नहीं है, बिल्कुल सही फैसला जो मैंने बात की। हमारा, क्योंकि हम साफी हैं, हमारा काम है कि दूसरे लोगों की राय भी बीच में लेके आना है। और डॉक्टर फरीद बराचा साहब बहुत ही समझदार आदमी है, ये नहीं है कि उनके ऊपर कोई मजहबी जुनूनियत, इवन JUIF के जो कई हैं, राशिद समेत या दूसरे, मैं नाम क्या दूं, जो जिनको कहा जाता है ये मजहबी अंसर ज्यादा पाया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी है। मैंने उनसे बात की, मैं कहा डॉक्टर साहब क्या ये मामला क्या है? कहते हैं जी यार, फैसले के ऊपर मामला ये है कि एक तो ये 2022 में नहीं आया, 2022 में इस एक्ट के अंदर तरमीम हुई है। ये अब काजी साहब अपने फरीद पराचा सब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अब वो कितना सच है ये मैं एज इट इज उनकी रख रहा हूँ, वेरी, इस चीज को जो भी मैं कह रहा हूँ ये खबर के तौर पे लिया जाए, ये मैंने क्योंकि खुद अभी देखा नहीं है। वो कहते हैं कि 2011 में इसके अंदर, ये 2011 में एक्ट आया था कि कोई भी बंदा अपनी मर्जी का कुरान का तर्जमा करके सामने अपनी मर्जी से पेश नहीं कर सकता, उसके अंदर तहरीफ नहीं कर सकता। तो इसकी सजा जो थी उस वक्त 3 साल थी। शनीला उन्होंने ये बताया कि इसकी सजा उस वक्त 3 साल थी। तो मैंने कहा जी 2022 में, तो वो कह रहे 13 महीने और 6 महीने। उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा मैं बताता हूँ। कहते हैं 2022 में 2021 जो, में, 21 में, हाँ 21 में 2021 में तरमीम, तरमीम हाँ हुई है इसमें। उन्होंने कहा जो तरमीम हुई है वो 3 साल से बढ़ा के सजा जो है 7 साल कर दी गई है। ये कह रहे हैं डॉक्टर फरीद पराचा साहब, एक नंबर 1। नंबर 2, मैंने उन्हें कहा जी वो 6 महीने, कहते 6 महीने वाला चक्कर नहीं है, ये 7 साल कैद है। ये जो 6 महीने वाली सजा थी ये 1933 का एक्ट था, ये किसी और चक्कर में था जब पाकिस्तान बना नहीं था। ये कुछ उन्होंने कोई मिसाल दी है, लेकिन ये जो शुरू हुआ था 1988 में, जो कादानियत के खिलाफ जो कुछ हुआ, पहले तो खैर भट्टो साहब का 74 में आयन के अंदर आ गया सारा कुछ। अच्छा, अब उनको मसला क्या है? उन्होंने कहा जी एक तो इन्होंने 2011 को बिल्कुल साइड पे कर दिया, 1988 को साइड पे कर दिया, 3 साल और 7 साल की कैद को साइड पे कर दिया, 1933 वाले ले। वो कहते हैं ये भी मसला चलो हो जाता, कोई नहीं था। मसला क्या है? कहते हैं जी काजी साहब ने आगे कहा है, वही अगेन आर्टिकल 20, उन्होंने कहा जी आपको मजहबी आजादी हासिल है, आप जो मर्जी करें। कहते जी अगर आप आर्टिकल 20 भी पढ़े ना, आर्टिकल 20 के अंदर आता है सब्जेक्ट टू मोरालिटी, सब्जेक्ट टू लॉ, कि कोई भी सब्जेक्ट उस मुल्क के अंदर उसका होगा, इसके मुताबिक फिर आगे आर्टिकल 20 के। तो कहते हैं उन्हें अपनी तौर पे अगर ये कह देते जमानत हो सकती है, ठीक है जमानत हम आप इनकी कबूल करते हैं, ये बुनियाद है। लेकिन इन्होंने बीच में अपनी पूरी तोजीहात दे के उस कानून को की खिलाफवर्जी करने की कोशिश की है। तो ये एक इशू है जिसका फरीद पराचा साहब ने जवाब देखिए दिया। अब देखते हैं। मजहबी आजादी जाहिर है वो गैर मुस्लिम है, आपके आइन ने उनको गैर मुस्लिम करार दिया, तो हर गैर मुस्लिम को यहाँ पे मजहबी आजादी हासिल है। आप इंसान को इंसान तो समझे ना, हम तो यहाँ पे उनको इंसान समझना नहीं चाह रहे। और अगर हमने गैर मुस्लिम कह रहे हैं लेकिन बाहर की दुनिया में जाकर मुसलमान बन के वहां पे तबलीग कर रहे होते हैं अपने मजहब की, सिर्फ ये है कि मजहबी आजादी से मुराद है कि वो माइनॉरिटी हैं, वो अकलियत में, हम उनको गैर मुस्लिम मानते हैं। तो गैर मुस्लिम की एक मजहबी आजादी की बात हुई है। दूसरा कानून क्या चीफ जस्टिस नहीं समझते होंगे कि वो 21 2011 12 13 सबको भूल गए, उन्होंने वो रेफरेंस दिया। यहाँ पे जो जो चीज उठाई गई है वो ये है कि जो दूसरे भी लोग हैं, आप इमरान रियाज की बात करें, बाकियों की, उन्होंने बकायदा कहा कि जी कादियानियों को मजहब की तशहीर का हक दे दिया, इनको काजी फाज ईसा ने और कादियानियत को मजहब बना दिया और खत्म नबूवत को खत्म कर दिया। उन्होंने बकायदा कहा कि खत्म नबूवत के खिलाफ फैसला दे दिया काजी फाइज ईसा ने। मैंने ये देखी है इनकी ट्वीट्स, जो बाद में इन्होंने डिलीट कर दिए सबने अपनी ट्वीट। और फिर ये सारे जितने भी थे, इवन PTI के लीडरान भी, उन्होंने कहा ताजदार हरम, हतम नबूवत, हतम नबूवत, हतम नबूवत। ये वो चीज है जो प्रोपेगेंडा है कि उन्होंने खत्म नबूवत को कैसे कोई खत्म कर सकता है, अच्छा नहीं, खत्म उसमें नबूवत के खिलाफ देखें कैसे फैसला आ सकता है। हाँ बिल्कुल। और उसमें देखें दो चीजें मैंने, अगेन मैं कहता हूँ, मैंने पहले कहा कि मैंने उनकी ट्वीट नहीं देखी थी, मैंने उनके व्लॉग देखा, और व्लॉग में जो एज इट इज था वो मैंने आपको बता दिया। वो खैर इसके हवाले से मैं एक चीज आपको बताऊं कि एक तो ये आइन का हिस्सा है, जो सारे हमारा, आपको पता है भुट्टो साहब, फिर उसके बाद 1988 में, एक तो आइन का हिस्सा है। अगर वो दूसरे मुल्कों में जाके जो कुछ करते हैं मर्जी करें, तो ये सवाल जरूर है। मैं ये नहीं कहता कि काजी साहब ने उनको इजाजत दे दी है, क्या कहा है, लेकिन इस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप इनको आर्टिकल 20 के तहत हर फिरके को आजादी हासिल है। अच्छा, अब माइनॉरिटी में जो सुन्नी मकतबा फिर फिक्र है के नहीं, उनकी एक अपनी राय है। माइनॉरिटीज, हाँ, माइनॉरिस्ट को, गैर मुस्लिम को आजादी हासिल है।
मैं वही कह रहा हूँ कि माइनॉरिटी जो है ना, वो इस हमारे यहाँ जो शरीयत है या जो हमारे उलमा का इज्मा है, वो इनको माइनॉरिटी के तौर पे नहीं लेते। खैर मजहबी बहस हो जाएगी, वो कहते हैं जी ये फिरे हुए हैं। माइनॉरिटी वो होती है जो पैदाइशी तौर पे किसी ऐसे मजहब के, जो इस्लाम के अलावा या जो किसी माइनॉरिटी में अकलियती मजहब में पैदा हुआ है। लेकिन इनके हवाले से है कि ये अपने आप को जिस तरह, खैर वो बहस दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो उस आर्टिकल जो 20 है उसको बुनियाद बना के जो काजी साहब ने बीच में ऐड किया, ये मैं फ्री प्रैक्टिस आपकी एज इट इज आपको बता रहा हूँ कि वो उनका मानना ये है कि ये गलत है। अच्छा, एक चीज जो मैं पहले आपको कह रहा था, मैं काजी साहब के हवाले से एक चीज करना चाहता हूँ। आपको याद होगा हमने यहाँ पे एक बहस की थी जिस टाइम इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ था। इंटर पार्टी इलेक्शन में ये, मैं इस चीज को जोड़ नहीं रहा उससे, मैं एक आपको एक माइंड सेट दे रहा हूँ कि काजी साहब के सामने रखा गया कि 2010 में जब 18वीं तरमीम आई थी, उसके अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जरूरत नहीं थी। तो उस टाइम काजी साहब ने कहा नहीं नहीं, वो जो तरमीम आई है मैं उसके मुताबिक नहीं चलूंगा, मैं वो जो पहले वाले के मुताबिक चलूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कि वो तरमीम आ चुकी है तो उसके मुताबिक है, तो ये एक मेरे जहन में एक पॉइंट आया मुझे था, मैंने कहा अच्छा, आपको मैं सिर्फ मेरे बता दूं। मेरे खैर मुझे इसका कानून का बिल्कुल नहीं पता, इंटर पार्टी इलेक्शन का, क्योंकि अगर इलेक्शन कमिशन ने इसको जरूरी करार दिया है तो बाकी लोग भी इसको हाईलाइट करते, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं, ये कमेंट काजी नहीं साहब के करती कि सामने मुझे रखा पता था ना, नहीं ये हो। हमने जिक्र भी किया हाँ, था, मुझे याद है। इस पॉइंट को मैंने मुझे जिक्र भी किया मुझे था जिन दिनों में। मुझे इसका हाँ, पता मुझे इसका नहीं पता। बहरहाल मैं हर तरह की इंतहा पसंदी के खिलाफ हूँ। हमने सलमान तासीर का कत्ल होते हुए भी यहाँ पे देखा है, और हमने एहसन इकबाल को मैंने गोली बात लगते हुए शुरू देखा, इन करने से सब पहले, चीजों के ऊपर, और मैंने धरने बात शुरू होते भी करने से पहले देखे इस चीज हैं। को कहा है। अगर अब मैं जाती तौर पे भी इस चीज से गुजर चुका हूँ। मैंने बात शुरू करने से पहले कहा है कि यहाँ पे मिस यूज होती हैं चीजें, और किसी की जाती किसी के ऊपर प्रखाश है, कोई रंजिश है, उसके ऊपर सबसे आसान काम है कि आप मजहब का वो लगाएं और चल अल्लाह खैर सल्ला, आगे आगे काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं। और दूसरे देखें, जो जो जमातें ये कर रही हैं, तो उन्हीं के दौर के अंदर जो आसिया मसीह थी, उनको रिहाई मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, और फिर उनको मुल्क से बाहर भेजा गया था, और इमरान खान ने उसका इकरार किया था कि हमने रिहाई दिलाई और हमने उसको मुल्क से बाहर भिजवाया, उसकी जान को खतरा था। तो जहां पे आप माइनॉरिटीज को अपने दौर के अंदर इतना प्रोटेक्ट कर रहे होते, तो आज आके अपने जाती मफाद के लिए किसी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। चले जी, हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, जो कोई सियासी सूरत हाल होगी उसको सामने लेके आएंगे। आप जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। आपकी फीडबैक से भी हमें पता चलेगा कि इस मसले को लेके आप कैसे देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज।